नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं 16 आने सच। हरियाणा का बजट सत्र वीरवार को खत्म हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस बार राज्य का बजट उन्होंने किसानों को समर्पित किया है, क्योंकि आने वाले वित्त वर्ष 2021-22 में उन्होंने कृषि क्षेत्र और सिंचाई क्षेत्र में बजट का आवंटन ज्यादा किया है, ताकि कृषि और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को बड़े स्तर पर खत्म किया जा सके। जबकि विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि खट्टर सरकार ने आम जनता की उम्मीदों के खिलाफ एक निराशा वाला बजट पेश किया है। 16 आने सच में आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वाईपी गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार जो मनोहर लाल ने बजट पेश किया है, क्या लगता है कि आप कितना इसको किसानों के प्रति समर्पित पाते हैं? नेहा जी, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम किसानों के प्रति समर्पित हैं और बजट हम सारा किसानों के लिए ला रहे हैं जी। ये सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस वक्त फार्मर एजिटेशन चल रही है, जो अभी तक सरकार से कंट्रोल नहीं हुई। अदरवाइज बजट जो स्टेट बजट्स हैं, पर्टिकुलरली हरियाणा में मैं पिछले 92 से देखता आ रहा हूँ, बजट की कोई अहमियत इससे ज़्यादा नहीं है कि वो डिपार्टमेंट्स में अपने अकाउंट्स डिवाइड करते हैं कि किस पे हम कितना पैसा खर्च करेंगे। उसको नाम कुछ भी दे दें, कृषि को समर्पित हैं, फार्मर को समर्पित हैं। एक्चुअल में फार्मर को या किसी भी कॉमन सिटीज़न को भी कोई फ़ायदा बजट से ना होता है, ना वो उम्मीद करता है कि हमें कोई होगा। आप खासकर राज्य का जो बजट होता है उसकी बात कर रहे हैं? मैं केंद्र के बजट की बात नहीं कर रहा। केंद्र के बजट की तो उससे तो अब भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, क्योंकि उसमें केंद्र के बजट में टैक्स कम होने, बढ़ाने, नए टैक्स लगने, ख़त्म करने चलता है। अब स्टेट के बजट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एक्सरसाइज नहीं होती नए टैक्स या नए न्यू रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, क्योंकि सरकारें क्या अगर टैक्स लगाती हैं तो उनका क्रिटिसिज्म होता है। इसलिए वो क्या करती हैं, बजट में कुछ ना करो, बजट के बाहर जी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो अपने एक्सरसाइज करते रहते हैं। जैसे रजिस्ट्री होनी है ज़मीनों की, उस पर रजिस्ट्री की फीस बढ़ा दो, वो बजट के बाहर किया जाता है क्योंकि एग्जेक्टिव ऑर्डर से हो जानी है। लिकर के ऊपर एक्साइज बढ़ा दो, वो भी डिपार्टमेंट की एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से हो जाना है। कहीं बजट की ज़रूरत नहीं, टैक्स असेंबली में लाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका जब काम पिछले दरवाजे से हो सकता है तो आपको सामने के दरवाजे पर ज़्यादा बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मेरा बिल्कुल यही बिल्कुल ठीक समझिए। लेकिन गुप्ता जी, क्योंकि दावा जब किया है मनोहर लाल ने, तो उन्होंने एक आंकड़े भी पेश किए विधानसभा के भीतर सदन में। उन्होंने कहा कि पिछले साल तो 5052 करोड़ रुपए का जो था वो आवंटन था, राशि जो दी गई थी कृषि क्षेत्र को, और इस बार जो इन्होंने कृषि क्षेत्र को जो राशि दी है वो है 6111 करोड़ का। तो वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारा फोकस क्योंकि किसानी है, सिंचाई है, क्योंकि सिंचाई भी जो है किसानी से ही जुड़ा हुआ रहता है, तो इसीलिए हम ये दावा करते हैं कि हमने लगभग 30% का जो है खास जो है आवंटन कृषि क्षेत्र को दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात दिख रही है आपको? जी हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर जब इम्प्लीमेंटेशन आएगा, आप सिंचाई कैसे बढ़ाएंगे जी? SYL कैनाल पता नहीं कितने सालों से, कितनी जनरेशन से इशू पेंडिंग है, और आगे भी मुझे नहीं लगता इसका जल्दी कोई फैसला होने वाला है। जब स्टेट के पास पानी ही नहीं है तो वो कैसे आगे फार्मर्स को दे पाएगी? ज़मीनी पानी जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, उसको बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है। काफ़ी सारे ब्लॉक्स हरियाणा में ब्लैक डिक्लेयर हो चुके हैं, जहाँ पे और ट्यूबवेल लगाने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। नहरों को ये रिनोवेट करेंगे, उससे होगा क्या कि जो थोड़ा बहुत पानी वेस्ट, जो थोड़ा नहीं मैं ज़्यादा कहूँ, काफ़ी पानी वेस्ट भी हो जाता है लीकेज की वजह से, सीपेज की वजह से, वो बच सकेगा, उसको थोड़ा सा। पर अब सवाल ये आएगा इम्प्लीमेंटेशन जी। यहाँ पे गुप्ता जी, इन्होंने ये भी कहा है क्योंकि कल जब मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर कहा तो उन्होंने कई सारी जो पॉइंट्स जो हैं बिंदु के ज़रिए अपनी बात साबित करने की कोशिश की कि जो सिंचाई में जो उन्होंने आवंटन किया है उसके ज़रिए जो है वेस्टर्न यमुना कनाल जो है उसके रेनोवेशन का काम जो है वो तेज़ी से किया जाएगा, बड़े स्तर पर किया जाएगा। और इसी तरह के जो है
माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो ये कैसा लग रहा है आपको? माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है छोटे छोटे हिस्सों में जो है सिंचाई के जो है वो संयंत्र स्थापित करने की कोशिश जो है सीएम ने कहा है कि की जाएगी। मैडम, ये सुनने में मैंने कहा ना बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन तो यही है कि ये माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके लिए पानी कहाँ से आएगा? पानी या तो कोई ये घग्गर पे, मारकंडा पे कोई डैम बनाने की बात करते जहाँ से पानी स्टोर हो सकता, वो तो कोई ऐसा बजट में कोई मुझे देखा नहीं प्रावधान। तो वेस्टर्न यमुना कैनाल से हमारा यमुना का पानी आता है, उसमें उसको रेनोवेट करके थोड़ी बहुत सीपेज रोकी जा सकती है। अदरवाइज जब पानी ही नहीं है तो आप माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए ट्यूबवेलों से तो पानी लाने से रहे, वो तो लाया नहीं जा सकता। तो आप ये मानते हैं कि पहले पानी का जुगाड़ करिए और बाद में परियोजनाओं का? हाँ, क्योंकि हरियाणा एक बड़ा विटनेस है कि चौधरी बंसीलाल ने अपने टाइम में SYL कैनाल बना दी, ये सोच के कि भाई पानी आ रहा है तो उस वक्त ये ना हो जब पानी आए तो कैनाल ही ना तैयार हो। पर आज तक वो कैनाल सिर्फ एज ड्रेनेज काम कर रही है। जब फ्लड वाटर्स आते हैं तो चलती है, अदरवाइज उसका कोई जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब का जो शेयर मिलना था बहुत बड़ी राशि खर्च की गई, अब वो एक ड्रेनेज बन के रह गई। इसी तरह से गुप्ता जी, सीएम ने ये बात भी उठाई कि क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उस पर सब्सिडी जो है सरकार ने घटा दी है। लेकिन सीएम कह रहे हैं कि ये जो आरोप है उनकी सरकार पर ये गलत है, क्योंकि सब्सिडी कम नहीं की गई है, बल्कि जो है मुनाफा सरकार को ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो चोरी है बिजली की उस पर काबू किया गया है। और इसी वजह से ये जो गलत आंकड़े, जो गलत अफवाह विपक्ष फैला रहा है, ये गलत है। तो ये बिजली को लेकर जो है सीएम का ये दावा आपको कितना सही लग रहा है? सच्चाई जो है इन दोनों बातों के बीच में है जी। सब्सिडी ये कहना कि नहीं ख़त्म की गई, जो अर्बन कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उसकी सब्सिडी 500 यूनिट तक उसको मिलती थी, वो अब नहीं मिल रही। उसके एवज में ये कहते हैं जी हमने 200 यूनिट तक के रेट कुछ कम कर दी है। सब्सिडी एज सच ख़त्म हो चुकी है फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। एग्रीकल्चर पे ऑफ कोर्स अभी भी मिल रही है। तो ऑपोजिशन का ये कहना कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे है और जो कि दिन ब दिन बढ़ी रही है। तो बिजली की चोरी कम हुई है, इसमें दो राय नहीं है। खट्टर साहब यहाँ ठीक फरमा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना की बात करना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना काल में सीएम का दावा है कि जो हरियाणा है वो, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो राजस्थान हो, सबसे जो आर्थिक तौर पर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक बिल्कुल निराशावाद जो है वो राज्य में नहीं है। जो तरक्की का रास्ता है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे कि वाकई कोविड काल के बावजूद जो हरियाणा की वित्तीय स्थिति है वो सीएम खट्टर ने, जो क्योंकि विभाग उनके पास है, तो उन्होंने बिल्कुल इसको सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से जो है नियंत्रित रखा है? नहीं, अगर हम कंपेयर करें पंजाब या राजस्थान से, उनकी निस्बत तो हरियाणा की पोजीशन रिलेटिवली ठीक है। पर अभी भी लॉस तो काफ़ी रहा है कोरोना लॉकडाउन की वजह से, और जो कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में जॉब्स खत्म हुई। क्योंकि पीछे जब हमने खबरों में देखा था कि बेरोज़गारी जो है हरियाणा में जो है देश में नंबर 1 है हरियाणा बेरोज़गारी के मामले में, तो इस तस्वीर के साथ ये कहना कि हम पड़ोसी राज्यों से, जो राजस्थान है, पंजाब है, उनसे अच्छा कर रहे हैं, तो ये कितना लगता है कि ये सही दावा है मुख्यमंत्री का? वो गालिब का एक शेर याद आ गया मुझे, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम जो हमारे से भी नीचे हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं, पर जो आंकड़े हैं वो तो झूठ नहीं बोल सकते जी। आंकड़े तो यही कहते हैं कि हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, और ये सच भी है जी। तो इसलिए अपनी पीठ थपथपानी है, खट्टर साहब ने थपथपा ले। एक और बात है कि इन्होंने कहा है कि हमने जो है जो बीपीएल परिवारों का जो है वो सीमा जो है एनुअल इनकम की, सालाना आय की, वो हमने बढ़ा दी है। लगभग 1.8 लाख जो है
एनुअल इनकम जिन परिवारों का होगा वो बीपीएल परिवारों के दायरे में आएंगे और इससे जो है हरियाणा के काफ़ी लोगों को, काफ़ी परिवारों को फ़ायदा पहुंचा है। तो ये कितना सही लगता है आपको? थ्योरेटिकली तो ठीक कह रहे हैं वो, जब इनकम बढ़ाई है तो और परिवार इनमें आ जाएंगे जी, पर वही जब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा फिर देखेंगे जी। क्योंकि ये जो सत्र रहा, बजट सत्र गुप्ता जी, तो इसमें विपक्ष जो है, हुड्डा जो है, वो एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी आए थे। वो अविश्वास प्रस्ताव क्या क्या जो है देकर गया किस किस को, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैडम, दोनों पक्षों को कुछ दे गया। सरकार अपने स्ट्रेंथ दिखा पाई कि हमारे साथ स्पीकर को छोड़ दें तो 55 एमएलए हैं अभी भी, और स्पीकर साहब साथ में ला लो तो 56 हो जाते हैं। इसलिए वो अपनी खुश हो सकती है सरकार की, देखो हमारी सरकार बड़ी स्टेबल है, पूरे 5 साल चलेगी। अपोजिशन को ये हुआ है, खास करके कांग्रेस को, क्योंकि अपोजिशन में और तो कोई था नहीं जी। उन्होंने जो वो एमएलए पर्टिकुलरली जेजेपी के जो ये कहते थे हमारी हमदर्दी फार्मर्स के साथ है, हम खुद फार्मर हैं, हम फार्मर्स के साथ हैं, उनको एक्सपोज करने में उनका ये प्रस्ताव जो था काफ़ी हद तक कामयाब रहा, क्योंकि जेजेपी के एमएलएज ने सबने वोट दिया 10 के 10। जो इंडिपेंडेंट थे उसमें से 2 को छोड़ के 7 में से 5 ने उनको सपोर्ट किया, इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दी, सरकार को सपोर्ट किया। अब वो फार्मर्स इससे बल्कि और भड़के हैं, फार्मर्स उनके खिलाफ गुस्सा ज़्यादा आया है और इस बात को सरकार भी समझती है। इसीलिए उन्होंने पहले तो रेजोल्यूशन पास कराया कि जो हमारा बाइकआउट करते हैं पॉलिटिशियंस का, उसको कंडेम किया जाए। जी, इस तरह का भी एक रेजोल्यूशन लाया गया। जी, हालांकि ऐसी कंडेमनेशन से जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं फार्मर्स, वो कोई इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह नहीं देने वाले, परवाह नहीं करेंगे। और जी, एक और जो इन्होंने लाया है वीरवार को, जो इन सदन से पास किया गया, वो एक है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। तो ये भी जो है हुड्डा कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र का ही गला घोटने वाला एक विधेयक, कानून जो है वो सरकार लेकर आई है कि जनता को जो विरोध करने का एक संवैधानिक अधिकार मिला है उसका ही गला घोटने की तैयारी में ये दिख रही है खट्टर की सरकार। देखिए, थ्योरेटिकली तो ठीक है कि भाई आप डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट करने का तो राइट है आपको जी, पर प्रॉपर्टी चाहे वो पब्लिक की हो या प्राइवेट की हो, उसको डैमेज करने का कोई हक नहीं है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर दिक्कत तब आती है जब सरकारें पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने देती। उस वक्त फिर वायलेंस कई बार हो जाती है, जो नहीं होनी चाहिए पर हो जाती है। क्योंकि बीते दिनों हरियाणा में ऐसे वाकयात हुए हैं, घटनाएं हुई हैं जिसमें सरकारी संपत्ति को काफ़ी नुकसान हुआ, चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे वो सिरसा डेरा की जब सज़ा सुनाई गई थी तो उसके बाद जो हालात देखने को मिले प्रदेश में। तो शायद ये वजह है, या फिर मौजूदा वक्त में जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे, क्या इन घटनाओं को देखकर ही खट्टर सरकार ने ये विधेयक लाया है कि ऐसे लोगों पर कैसे नियंत्रण पाया जाए? मैडम, एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में घटनाएं हुई थी जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी, वो भी जाट एजिटेशन का ही पार्ट था। बट जो फरवरी 15 में हुई थी उससे पहले की बात है ये। तब हाई कोर्ट ने कहा था, ऑर्डर दिए थे कि जिन्होंने जो रिस्पॉन्सिबल है इस वायलेंस के लिए उनसे ये वसूल किया जाए। तब ऑलरेडी एक कंपनसेशन कमीशन बैठा हुआ है, एक जज की अध्यक्षता में बैठा था। अब मुझे प्रेजेंट स्टेटस उसका पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो ये कोई नई बात नहीं है। और इस बिल में भी वही प्रावधान है कि एक कंपनसेशन कमीशन बैठेगा, वो डिटरमिन करेगा कि किससे कितना लेना है। बेसिकली ये खट्टर साहब ने कोई नया कानून नहीं लाए, ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में ये बना है, उसी की तर्ज पे हरियाणा वाला ने बनाया है। क्योंकि लगता ये है कि उन्होंने योगी जी से इंस्पिरेशन ली है। मैं हैरान हूँ कि एक और बिल जो बहुत देर से चर्चा हो रही थी, होम मिनिस्टर अनिल विज कहते थे कि हम पास कराएंगे, इस बार लेके आएंगे, वो था सो कॉल्ड लव जिहाद का। वो भी यूपी से इंस्पिरेशन थी, पर पता नहीं किन कारणों की वजह से वो लाए नहीं है।
या हो सकता है कि अनिल विज जी अपनी तरफ से इस तरह से बयानबाजी कर रहे हो, इसमें कैबिनेट में इस मुद्दे को लेकर या फिर इस कानून को लेकर कोई जो है सहमति ना बन पाई हो सकता है, पर कैबिनेट के एजेंडे पे किसी पे आया नहीं जी। तो नेचुरली पहले कैबिनेट में आता तभी विधानसभा में आ सकता था। तो मैं तो ये वैसे लाइटर वेन में कहा था कि भाई जब ये बाकी बिलों में इंस्पिरेशन ली है इन्होंने योगी जी से, तो ये लव जिहाद वाला क्यों पीछे हट गए? जबकि बयानबाजी तो अनिल विज की तरफ से बार बार ऐसे आ रहे थे, बहुत आ रही थी जी। तो वो जो एक हो सकता है कि ये जो वो पॉपुलैरिटी स्टेटमेंट्स होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलरिज्म जो पॉलिटिक्स की जाती है, वो एक पार्ट था, लव जिहाद जो है वो उसका पार्ट था अनिल विज के राजनीति का। देखिए हरियाणा में वैसे भी जो लव जिहाद के केस हैं वो बारिंग थोड़ा से हो सकते हैं मेवात और नू साइड में, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन मिक्स्ड पॉपुलेशन वही है। क्योंकि हम कुछ कहते रहे बेसिकली तो ये हिंदू एंड मुस्लिम मैरिजेस को रोकने का एक तरीका है। तो बाकी जगह तो मुस्लिम बहुत मिनिस्क्यूल मिनॉरिटी में है, वहाँ ये प्रॉब्लम है नहीं। तो एक उसी एरिया में थोड़ी बहुत अगर होगी तो होगी, पर ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन हरियाणा में नहीं है कि ऐसे जो सख्त बिल, जो इतना सख्त बिल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं दोबारा से गुप्ता जी आपको संपत्ति क्षति जो विधेयक है उसी पर ले जाना चाहूँगी, क्योंकि हुड्डा ने कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है इसका जो पृष्ठभूमि है, हो सकता है कि किसानों का आंदोलन हो, कि हरियाणा में ये जो आंदोलन है ये सरकार के गले में एक हड्डी की तरफ फंसा हुआ है, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि भाई ये फार्मर्स एजिटेशन से उन्होंने प्रोवोक होके ये बिल लाए हों, क्योंकि अभी तक तो फार्मर्स ने किसी ना पब्लिक प्रॉपर्टी को ना प्राइवेट प्रॉपर्टी को खास नुकसान पहुंचाया। सिर्फ एक जो दिल्ली में हुए थे 26 जनवरी को इंसिडेंट, और कहीं नहीं हुए। या जिस दिन इन्होंने मार्च स्टार्ट किया था पंजाब से जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, तो जब इनको शंभू बॉर्डर पे रोका गया था पर उस समय हरियाणा पुलिस द्वारा, ये सरकारी संपत्ति वो भी हो सकती है जो बैरिकेड्स लगाए जाते हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। हाँ मैडम, है तो वो भी सरकारी प्रॉपर्टी। पर अब जो हुड्डा ने, ऑपोजिशन ने एक सवाल किया था जिसका जवाब सरकार ने नहीं दिया जी। जो सड़कों में डिचेस खोद दी गई, सड़कें खोद दी गई, उसका कंपनसेशन किससे लिया जाएगा? उन अफसरों से जिनके ऑर्डर से हुआ, उन पॉलिटिशियनों से जिनके कहने से हुआ, या किसी से भी नहीं लिया जाएगा? क्योंकि वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया जी। तो आप अपने फायदे के लिए सरकारी संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं? नहीं, सरकार की तरफ से अगर सरकारी कर्मचारी ही, अगर पुलिस प्रशासन ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है ताकि वो जिन प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहती है वो रोका जा सके उन्हें। ये पहली बार जहां तक मैं जानता हूं हुआ है कि सड़कें खोद दी गई हों जी। ये तो तभी होता है जब दूसरी कंट्री से वार हो, उनकी आर्मी बढ़ रही हो, तो फिर आप देश अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ही ब्रिजेस तोड़ देते हैं ताकि उनकी आर्मी को रोका जा सके। यहाँ ये ऐसी सिचुएशन हुई, और फिर भी बल्कि उसके बाद जब इन्होंने, खट्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि हरियाणा के फार्मर इन्वॉल्व नहीं है इस एजिटेशन में, उसके बाद हरियाणा के फार्मर भड़क उठे कि हैं ये क्या हो रहा है, हम भी साथ में शामिल हैं। गुप्ता जी, पूरा ये जो मैं अगर बजट सत्र की बात करूं तो इससे क्या एक मैसेज आता है कि हरियाणा में इस बार का जो बजट सत्र रहा ये कितना सकारात्मक रहा, कितनी जो कानून लाए जाने चाहिए थे वो लाए गए, और या फिर जो जनता जो उम्मीद कर रही थी बजट सत्र से वो काम इस सत्र के दौरान पूरा हुआ? या फिर जजपा की भी बात मैं करना चाहूँगी, क्योंकि जो जजपा है उसको इस सत्र से कितना फ़ायदा हुआ? पॉलिटिकली तो जजपा को लॉस ही हुआ है जी। जजपा को, क्योंकि उनके एमएलएस की पोजीशन और ज़्यादा ख़राब हुई है फार्मर्स में, और जजपा की अपनी पोजीशन एज अ पार्टी जी, तो दे हैव लॉस्ट। जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी वो फार्मिंग कम्युनिटीज़ थी, उसमें उनकी हमदर्दी जो है जजपा ने लूज़ की है। लेकिन सत्ता का सुख जजपा अभी भुगतेगी। अगर कुछ जजपा करेगी तो 24 के इलेक्शन से कुछ महीने पहले करेगी, ताकि खोई हुई ज़मीन को दोबारा से हासिल कर सके। तो ये एक उम्मीद जो है जजपा वालों के लिए है, एक यही उम्मीद बची थी। बाकी
पर अब वोटर जनता इतनी मूर्ख नहीं रही कि इलेक्शन के करीब आया हुआ कोई काम से वो मोहित हो जाए, क्योंकि अब लोगों को पता है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब अपनी डिमांड्स रखो भाई, फोर्सिबली सरकार मान जाएगी। वोटर भी अक्लमंद हो गया, सरकारें तो पहले से अपने आप को अक्लमंद कहती ही हैं, पर वोटर बड़ा समझदार हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुप्ता जी, हमसे बजट सत्र को लेकर अपनी राय जाहिर करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक हैं उनको हरियाणा का जो बजट सत्र है उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल पाई होगी कि इस बार हरियाणा का बजट सत्र क्या कुछ दे गया है, राजनीतिक स्तर पर इस बजट सत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा और जजपा को इससे क्या बड़ा नुकसान जो है वो आने वाले वक्त में उठाना पड़ेगा, कांग्रेस को इस सत्र से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हालांकि जो दावे मुख्यमंत्री ने किए हैं कि कृषि क्षेत्र को ही उनका ये जो बजट है वो समर्पित है, ये कितना सच है, ये जो तमाम जो योजनाएं बताई गई हैं उनका क्रियान्वयन यानी उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से खर्च किया जाता है, किस तरह से सिंचाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सक्सेसफुली अचीव किया जाता है, उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाता है, इस पर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है। फिलहाल 16 आने सच में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।